हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मैं 60 साल बूढ़े से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अपने माँ बाप की वजह से मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी। सुबह उठती तो मेरी माँ मेरे सामने रोती शक्ल लेकर खड़ी हो जाती और मुझे कहने लगती, अगर तूने इस आदमी से शादी ना की तो वो आदमी हम सब लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर देगा। अम्मी की बात सुनकर मैं बहुत बेबस महसूस करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो आदमी वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो कुछ भी कर लेने की सलाहियत रखता है। मगर मैं अपने दिल का क्या करती, जो किसी भी तौर पर राजी नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ मेरी एक सहेली थी जिसने मुझे डरा कर रखा हुआ था कि अगर तुमने इस 60 साल बूढ़े आदमी के साथ शादी की तो पहली ही रात तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। सबसे ज़्यादा खौफजदा मैं अपनी सहेली की बातों को सुनकर हुई थी। इसके अलावा भी उसने मुझे वो बहुत सारी खुद ऐसी बातें बताई थी जिनकी वजह से मैं पूरी रात खौफ के मारे सो ही नहीं पाई थी। दूसरी तरफ मेरी शादी के दिन भी तेजी से करीब आ रहे थे। अभी मेरी शादी में सिर्फ एक ही हफ्ता बाकी रह गया था। एक दिन मैं सहन में बैठी हुई थी कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने आने वाले घर के अंदर दाखिल होते की इजाजत दे दी। घर के अंदर दाखिल होने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि होने वाला मेरा शौहर, 60 साल एक बूढ़ा वडेरा था, जिसको देखकर ही मुझे गुस्सा आ गया। मगर मैंने अपने गुस्से पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई भी तमाशा करूं और मेरे घर वालों के लिए मुसीबत बने कुछ भी। वो खड़ा मुझे अजीबोगरीब नजरों से देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो चलकर मेरे पास आया और फिर उसने अपनी नजरों को मेरे घर पर जमा लिया। उसकी ये बात मुझे बहुत शदीद तरह से नोट हो रही थी। मैं शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास महसूस कर रही थी। काफी देर तक वो यूं ही मुझे इस तरह देखता रहा। मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं जल्दी से उसकी नजरों से गुम हो जाना चाहती थी, मगर इस वक्त मेरे अलावा इस घर में कोई भी मौजूद नहीं था जिसकी वजह से मैं कहीं भी जा सकती थी। और दूसरी तरफ वो बूढ़ा भी अपने मुंह में एक लफ्ज अदा नहीं कर रहा था। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था उसे मुंह लगाने का, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कोई बात ही नहीं थी। और अगर मैं उसे मुखातिब कर देती तो मुझे पता था कि मैं जरूर कुछ ना कुछ उल्टा ही बोल दूंगी। मेरी कमर की तरफ नजरें जमाकर उसने 2-3 कदम आगे बढ़ाए। मैं जल्दी से पीछे हटी। मुझे बहुत ही खौफ महसूस हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो मेरे इंतहाई करीब आया और पुरस्कार अंदाज में बात करते हुए कहने लगा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर खूबसूरत लड़की हो। वो बज़ाहिर मुझसे बात कर रहा था, लेकिन देख मेरी कमर को रहा था और ये बात मुझे बहुत ज्यादा खौफजदा कर रही थी। अभी कल रात ही मुझे अपनी सहेली से एक ऐसी बात सुनने को मिली थी जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। उसने मुझे ये भी कहा था कि हो सकता है शादी से पहले एक बार वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ करके देखे, ताकि अंदाजा लगा सके कि तुम ये सब बर्दाश्त कर पाओगी या नहीं। अगर तुम अभी से नाकाम हो जाती हो तो वो तुम्हें अपनी दुल्हन नहीं बनाएगा, बल्कि तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन अगर तुम कामयाब हो जाती हो तो वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। सहेली की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं दुआ भी कौन सी मांगू। और अगर मैं ये दुआ मांगती कि वो काम हो जाए तब भी मेरी सख्ती आ जाती, और अगर मैं इस काम के खिलाफ जाती तब मेरे घर वालों की सख्ती आ जाती। मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई थी और अल्लाह ताला से मुसलसल मदद तलाश कर रही थी। इस दौरान वो बूढ़ा भी किसी दज्जाल की तरह मेरे सर पे खड़ा था। मुझे दिल कर रहा था कि पत्थर उठाकर उसके सर को फोड़ दूं, ताकि इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। घर में ऐसा करती तो बाहर खड़े उसके 16-15 गार्ड जल्दी से घर में दाखिल हो जाते और मुझे गोलियों से भून डालते। हर तरफ बेबसी ही बेबसी थी। थोड़ी ही देर बाद उसने कमरे की तरफ इशारा किया और मुझे कहने लगा, अंदर चलो, मैं इन्हें तुम्हारे साथ एक जरूरी बात करनी है। और अभी उसकी नहीं हुआ था कि मैंने अपने आप को छुपाने की कोशिश की, लेकिन मुसलसल नाकाम हो रही थी। मैंने उसे कहा कि मुझे फिलहाल उससे कोई बात नहीं करनी, और वैसे भी इस वक्त घर वाले मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में यूं उसके साथ तन्हा कमरे में जाना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी और ने देख लिया तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। मेरी बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गया। उसने सख्ती से मेरा बाजू पकड़ा और दबोचते हुए कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इनकार करने की? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मुझे इनकार करके कितनी बड़ी गलती कर दी है? चलो जल्दी से कमरे के अंदर चलो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अब वो बकायदा मुझे कमरे की तरफ धकेलने लगा था। मैं नहीं जानती थी कि ये तकलीफ मुझे 2 से 3 बार बर्दाश्त करनी पड़ेगी और फिर थोड़ी ही देर बाद कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था। मुझे लग रहा था कि थोड़ी ही देर बाद मेरा दिल सीना चीर कर बाहर आ जाएगा, जबकि वो दज्जाल की तरह मेरे सर पर खड़ा था और मुझे ही देखे चले जा रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसकी आंखें निकाल लूं, मगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी।
थोड़ी ही देर बाद उसने करीब पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया और मुझे वहां से बैठने के लिए कहा। मैं खुश हुई। मैं समझ रही थी कि ये शायद मुझसे कोई बात करना चाह रहा है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो अपने काम की शुरुआत इसी कुर्सी से ही करेगा। मैं वहां पर बैठने ही लगी थी कि उसने अजीबोगरीब हरकत करके मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से धड़का दिया था। मैं बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। खौफ की वजह से मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था। समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अचानक ही उसने दोबारा से मेरा बाजू पकड़ा और दोबारा से मुझे साइड की तरफ धकेला। इससे पहले कि वो अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने तेजी से दरवाजे की तरफ देखा और इस वक्त दस्तक की आवाज मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, जबकि इस बूढ़े शख्स के चेहरे पर नागवारी के तासुरात नमदार हो गए और वो बहुत गुस्से में दिखाई देने लगा। उसे गुस्से में देखकर मुझे बहुत ही मजा आ रहा था। मैं जानती थी कि उसे इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है और उसका बस नहीं चल रहा होगा कि वो मुझे जान से मार डाले। मैं मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देख रही थी कि उसने दोबारा से मेरी तरफ देखा और मुझे धमकी देते हुए कहने लगा, आज तो तुम बच गई हो, लेकिन दोबारा तुम्हें बचने नहीं दूंगा और यहाँ पर जरूर आऊंगा। ये कहकर वो तेजी से दरवाजे से बाहर निकला। बाहर ही उसका गार्ड मौजूद था। उसके गार्ड ने उसके कान में कोई बात कही, जिसे सुनकर वो मजीद परेशान हो गया और उनको लेकर तेजी से वहां से चला गया। मैंने एक गहरी सांस ली और वहीं जमीन पर बैठ गई। मैंने अपने दिल की धड़कन चेक की, जो अभी भी बहुत तेज चल रही थी। मुझे वहां पर बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक की अम्मी घर के अंदर दाखिल हो गई। मुझे इस तरह से बैठे देखकर वो परेशान हो गई और तेजी से भागती हुई मेरे पास आई। मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों बैठी हो, क्या मलिक ने? इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, मैंने जल्दी से उनके होंठों पर उंगली रख दी और उन्हें कहने लगी, अल्लाह के लिए अम्मी ऐसी बातें मत करें। आपको नहीं पता कि कितनी मुश्किल से मैंने इस इंसान से अपनी जान छुड़वाई है। अगर आज उसका गार्ड ना आता तो शायद। अम्मी मेरी बात सुनकर मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि मैं जान छुड़वाने वाली कौन सी इसमें बात है। ये तो रस्म है और हर हाल में तुम्हें ये रस्म करनी ही होगी। तुम्हें तो लग रहा है कि शादी से पहले ही तुम्हें 3-4 दफा तो ये रस्म करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो इंसान मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। उसके इरादे तो मुझे खौफ में मुब्तला कर देते हैं। पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा। अम्मी की बात सुनकर मैं मजीद खौफजदा हो गई और उन्हें कहने लगी कि अल्लाह के लिए ऐसी बातें मत करें। मैं पहले ही बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। पहले ही मेरी दोस्त ने मुझे बहुत डराया हुआ है। अगर आप भी इस तरह की बातें करना शुरू कर देंगी तो कहीं मेरी जान ही ना निकल जाए। अम्मी ने गहरी सांस ली और मुझे तसल्ली देते हुए वहां से हट गई। कहने लगी, बेटा ये तो अब करना ही पड़ेगा। अम्मी के वहां से जाने के बाद मैं काफी देर तक वहीं जमीन पर ही बैठी रही और उसकी आंखों को सोचती रही। उसकी आंखें चील जैसी थी। इनमें एक अजीबो गरीब सी चमक थी जो मुझे हर बार खौफ में मुब्तला कर देती थी, लेकिन इस बार इंतहाई करीब से देखकर मुझे अपनी जान निकलती हुई महसूस होने लगी। वो मेरी सोच से भी ज्यादा जालिम इंसान मालूम होता था। मुझे तो ये भी बताया गया था कि इसकी पहले से ही 3 बीवियां मौजूद हैं। दरअसल वो हर 3 साल बाद शादी करता था और पिछली 3 बीवियों को तलाक दे देता था। यही वजह थी कि मैं ज्यादा खौफजदा थी, क्योंकि अगर 3 साल बाद वो मुझे तलाक दे देता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। मैं बस चाहती थी कि किसी तरह से मेरी इस इंसान से जान छूट जाए, ताकि मैं यहाँ से किसी ऐसी जगह पर चली जाऊं जहां पर मैं महफूज हूँ। मैं तो अपने खाला के घर भी भागने का इरादा रखती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों की वजह से नहीं भाग रही थी कि मेरी वजह से वो भी मुश्किल में फंस जाएंगे। हालांकि मैंने अम्मी को मशवरा दे दिया था कि ऐसा करते हैं, खाला के पास चले जाते हैं। वैसे भी उन्हें हमारी खाला के बारे में मालूम नहीं, लेकिन लगता था जैसे अम्मी खुद ही नहीं जाना चाहती हूँ। असल में मलिक ने इन्हें एक मोटी रकम पेश की थी और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी अम्मी किस कदर लालची औरत है। अगले दिन घर में काम कम था, इसलिए अम्मी मुझे कहने लगी कि छोटा मोटा काम मैं नहीं बढ़ा लेती हूँ, तुम जल्दी से कुएं से जाकर पानी ले आओ। घर में ताज़ा पानी खत्म हो गया। अभी थोड़ी ही देर बाद तुम्हारे अब्बा ने आना होगा। तुम्हें पता है कि वो हमेशा ही ठंडा पानी तलब करता है। अम्मी की बात सुनकर मैंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। इससे पहले कि मोहल्ले में मौजूद अपनी एक दोस्त को आवाज देती, अम्मी ने मुझे कहा, कोई जरूरत नहीं है इसको अपने साथ ले जाने की, तुम अकेली ही कुएं पर चली जाओ और ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारे आगे पीछे कोई और लड़की मौजूद ना हो। अम्मी की बात सुनकर मैंने ना समझी से उनकी तरफ देखा, क्योंकि उनकी बात मुझे बहुत हैरान कर रही थी। हमेशा ही ऐसा होता था कि अम्मी मुझे हिदायत करती थी कि किसी लड़की को अपने साथ लेकर चली जाना, कहीं मुश्किल में फंस ना जाओ। और आज अम्मी मुझे अकेले जाने का कह रही थी। ना सिर्फ कह रही थी, बल्कि अम्मी ये भी कह रही थी कि वहां पर किसी भी लड़की से दूर रहना और अलग थलग ही बैठी रहना। मुझे अम्मी की बातें मशकूक लग रही थी। थोड़ी देर बाद अम्मी यूं ही देखती रही और मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि अब मुझे यूं इस तरह से क्या देख रही हो, जल्दी से जाओ, तुम्हारा अब्बा घर आने ही वाला होगा। जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि अब्बा मगरिब की अजानों के वक्त बाद वापस घर आता है। एक लम्हे के लिए तो मेरे दिल में आया कि घड़ा यहीं पर फेंक देती हूँ और अपने कमरे में लौट जाती हूँ, क्योंकि मुझे अम्मी से किसी भी किस्म की अच्छी की उम्मीद नहीं थी। मगर फिर ये सोचकर चली गई कि हो सकता है अम्मी वाकई में सच बोल रही हैं। मैं इन पर यूं ही शक कर रही हूँ। लेकिन जब मैं वहां पहुंची
तो सामने का मंजर देखकर मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। सामने 5 काले रंग की गाड़ियाँ खड़ी थीं, जिनमें से एक गाड़ी को मैं अच्छी तरह पहचानती थी। ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि मलक सरदार की थी, और वो इस वक्त अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी शख्सियत में एक अजीब सा रौब मौजूद था, जिसकी वजह से सब लोग ही उससे डर महसूस करते थे। यहाँ तक कि बाकी लोगों के वडेरे भी उसके सामने बात करते हुए झिझकते थे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो मलिक साहब को कोई बात बुरी लग जाए और वो सज़ा सुना दे, जबकि एक मैं ही थी जो उससे ज़रा भी नहीं डरती थी। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों की वजह से उसका लिहाज करती थी, और आज मुझे घर वाले ये इजाज़त दे देते कि मैं जो चाहे कर सकती हूँ, तो सबसे पहले मैं इसकी शादी से इनकार करती, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी किसी तौर पर भी अपने हाथों से बर्बाद करने के हक में नहीं थी। मैं वहीं पर खड़ी रह गई और मलक के चेहरे को देखने लगी। मलक चंद लम्हे तो मुझे मुस्कुराते हुए देखता रहा और फिर कहने लगा, अब क्या मुझे तुम्हारे लिए पैगाम भिजवाना होगा? जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। मैं आज तुम्हें अपनी हवेली ले जाने का इरादा रखता हूँ। तुम्हें नहीं पता मैंने हवेली में कितनी ज़्यादा सजावटें करवा रखी हैं, और सिर्फ तुम्हें खुश देखने के लिए मैंने तुम्हारी वालदा से भी इस बारे में बात कर ली है। उन्हें भी इस चीज़ में कोई एतराज़ नहीं है। वो तो कहती हैं कि बेहतर यही है कि तुम्हें पहले ही मैं किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उसकी बात सुनकर मैंने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया, और मैं ये समझ रही थी कि इसे जान छुड़वाकर मैं इस अजीबोगरीब रस्म से बच गई हूँ। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो पहले ही इंतकाम के लिए इंतज़ाम किए बैठा है। मेरे इस तरह से नफ़ी में सर हिलाने पर उसका चेहरा दोबारा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक अजीब से अंदाज में गार्ड को इशारा किया, इससे पहले कि वो गार्ड मेरी तरफ बढ़ता और मुझे पकड़ कर ले जाता। उसने यकदम ही उसे रोक दिया और फिर कहने लगा, मैं कैसे एक अनजान मर्द को इजाज़त दे सकता हूँ कि मेरी होने वाली बीवी को हाथ लगाए? वो खुद मेरी तरफ बढ़ा और मुझे अपने साथ ले जाने लगा। मैं खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसकी उम्र में भी वो अच्छी खासी ताकत का मालिक था, जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। उसके इरादे और फिर उसकी ये ताकत दोनों ही मुझे खतरे का पेश खैमा लग रहे थे। थोड़ी ही देर बाद उसने मुझे धक्का देकर गाड़ी में बिठाया और फिर मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, क्या इरादा है? तुम्हें यहीं पर सिखाना शुरू कर दूं? मैंने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया। मेरा पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मेरा खौफ से जिस्म पसीने में शराबूर हो गया था। मैं बार बार अपने हाथ मसल रही थी, लेकिन मेरा खौफ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफ़ी देर तक गाड़ी यूं ही चलती रही। फिर अचानक ही उसने हुक्म दिया कि मेरी हवेली में ले जाने के बजाय तुम हमें फार्म हाउस में ले जाओ। वो जगह कदरे वीरान इलाके में है, वहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। हवेली में हर थोड़ी देर बाद मेहमान आना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो मुझे अपने काम में रुकावट महसूस करेंगे। ये कहकर उसे दोबारा मेरी तरफ मायने खेज नजरों से देखा, जबकि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं गाड़ी से कूद जाऊं। थोड़ी ही देर बाद मेरी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। मेरी ये हालत देखकर वो यकदम ही परेशान हो गया और कहने लगा, अरे ये क्या, तो अपने आंसू इस वक्त क्यों बहा रही हो? इसको संभाल कर रखो, अभी थोड़ी ही देर बाद तुम्हें इनकी दोबारा जरूरत पड़ेगी। मैंने नफी में सर हिलाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी कि अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करो। मैं पहले ही सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और अभी हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता भी नहीं है। मेरी हालत पर तरस खाओ और मुझे यहाँ से जाने दो। उसने मुझे कहा कि ये इस्लामी बातें लेकर बैठ गई हो तुम, खामोश हो जाओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। मुझे सख्ती से करने पर मजबूर ना करो। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से अपने होंठों पर उंगली रख ली, लेकिन मेरे आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अपने रब से दोबारा अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआएं मांग रही थी। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी फार्म हाउस के सामने जाकर एक बहुत ही बड़े बंगले के सामने रुक गई। बड़ा होने के साथ साथ ये बड़ा ही डरावना भी था। इसे देखकर ही बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मेरा अंदर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैं बाहर ही खड़ी उसे घूरे चली जा रही थी, जब अचानक ही उसने मेरे बाजू पकड़ी और मुझे अपने साथ घसीटते हुए अंदर ले जाने लगा। मैं खुद को छुड़वाने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैं फिर भी हिम्मत नहीं हार रही थी, क्योंकि मैंने किसी तरह से इसकी गिरफ्त से आज़ाद होना था और यहाँ से भाग जाना था। इसने एक जगह मुझे ज़मीन पर फेंका और मुझे कहने लगा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस तरह की हरकतें करके मेरा दिमाग खराब मत करो, लेकिन तुम हो के एक बार की कही बात समझ ही नहीं आती। इसकी बात सुनकर दोबारा से उसके कदमों में मैं बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अचानक ही मुझे अपने ऊपर नजरों की तपिश का एहसास हुआ। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो वो अभी भी मेरी तरफ कमर की तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक मौजूद थी। वो इस वक्त अपने होशो हवास में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से कहीं गायब हो जाऊं। अचानक उसने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे साथ लेकर अंदर की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो मुझे
लेकर बंगले के अंदर दाखिल होता, अचानक ही फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की आवाज़ सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। इसने जल्दी से मुझे नीचे बैठने का कहा और एक गार्ड से उसे बताया कि दुश्मनों ने यहाँ पर हमला कर दिया है। तब उसने मुझे बताया कि ये बात भूल गया था कि उसके करीब ही एक और सरदार मौजूद है, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और मैं बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो गई। मेरा दिल किसी पत्ते की माने लरज़ रहा था। थोड़ी ही देर बाद मेरी नज़रों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। दोबारा मुझे जब होश आया तब मैं अपने घर में मौजूद थी। करीब ही अम्मी बैठी हुई थी। वो चेहरे पर बहुत फ़िक्रमंद नज़र आ रही थी। मुझे होश में आता हुआ देखकर वो कहने लगी, शुक्र है मेरी बेटी को होश आ गया, वरना मुझे तो लग रहा था कि मैंने उसे खो दिया है। अम्मी की बात सुनने के बगैर ही मैं अपने आप को टटोलने लगी और मुझे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगी कि मेरी इज़्ज़त महफूज है या नहीं। अल्लाह का शुक्र था मैं बिल्कुल सही सलामत थी। मैंने गहरी सांस ली। अम्मी मेरी ये हरकत देखकर मुंह बनाने लगी और कहने लगी, क्या बात है? क्या हो जाता अगर एक ही बार ये काम हो जाता? कम से कम तुम्हें अंदाजा तो हो जाता कि ये क्या चीज़ है। अम्मी की बात सुनकर मैंने बुरा सा मुंह बनाकर जब मैंने उन्हें कहा कि अल्लाह के लिए मुझसे इस तरह की बातें मत किया करें, उसके बाद मैं कमरे में ही सीधी लेट गई। 3 दिन बाद लगाकर एक ये मेरी शादी का दिन आन पहुंचा था। इस दिन मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मलक मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा। इसलिए नाराज़गी मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं निकाह छोड़कर ये कहीं दूर भाग जाऊं, मगर घर के चारों तरफ ही उसके गार्ड मौजूद थे। शायद वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि मैं बागी हूँ और कुछ भी कर लेने की हिम्मत रखती हूँ। इसी वजह से उसने एहतियात करना लाजमी समझी थी। खैर, उसकी ये एहतियात देखकर मुझे बहुत ही पसंद आई थी। कम से कम मुझे ये तो पता चला कि वो मुझसे खौफज़दा होता है। करीब ही मेरी सहेली बैठी हुई थी, जो मुसलसल मेरे कान में सरगोशी कर रही थी। उसकी दूसरी सरगोशी पहली सरगोशी से भी ज़्यादा खौफनाक होती थी। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और उसे कहा कि अल्लाह के लिए बहन बस कर दो। कम से कम मुझे यहाँ से तो ठीक सलामत जाने दो। ऐसा ना हो कि वहाँ जाकर मैं बेहोश हो जाऊँ। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी और कहने लगी, बेहोश तो तुमने हो ही जाना है। लेकिन चलो खैर, अब मैं तुम्हें मज़ीद तंग नहीं करती। तुम भी क्या याद करोगी कि कितनी अच्छी दोस्त से पाला पड़ा है। मैं उन्हें बुरा सा मुँह बनाया। थोड़ी ही देर बाद बारात का शोर उठा और सब लोग उतावले हो गए। मेरी अम्मा का बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे दोनों हाथों से उस 60 साला बूढ़े को सौंप दे। मुझे अम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर फिर उसे मैंने अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया और फिर वो वक्त आ ही गया। बिस्तर के बीचों बीच तक रखा हुआ था और मुझे इस पर लेटने के लिए कहा। मैं तकिए पर काफ़ी देर तक आंखों बंद किए साथ ही बैठा रहा। थोड़ी ही देर बाद उसने तकिए के नीचे से बहुत सारा जेवर निकाला और मेरे हवाले करता हुआ कहने लगा, आज के बाद ये जेवर तुम्हारा हुआ। मुझे अपनी दोस्त पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मुझे बहुत ज़्यादा डराया था, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये तो एक मामूली सी रस्म थी कि दूल्हा दुल्हन की कमर के नीचे तकिया रखता था, और क्योंकि इसके नीचे दौलत होती थी, वो ये समझते थे कि पहले दिन ऐसा करने से सारी दौलत की कमी नहीं होगी जिंदगी में, और वो ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते रहेंगे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद नई कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।